पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। यूपीपीएससी डे वाइज रिवीजन की क्लास नंबर 37 और अभी की लास्ट क्लास हम लोग करेंगे। डे वाइज सीरीज अब आगे से सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आरओ और यूपीपीएससी के पेड ग्रुप में मिलेगी। यूपीपीएससी के एससीएस पेड ग्रुप में, जिसमें सिलेक्शन मटेरियल हम लोग दे रहे हैं 844 पेजेस में, और 4000 वाले स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, 6500 वाले फुल स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में ये आपको मिल जाएगी। डे वाइज सीरीज अब आगे से इसको फ्री नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 कारण है इसके। सबसे पहला कारण, यूट्यूब में अनऑफिशियली यूपीपीएससी एग्जाम की डेट बताने वाले लोगों ने जो ये थ्योरीज गढ़ी हैं कि 17 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर या 15 दिसंबर या 22 दिसंबर या फिर अगले साल 22 जून तक एग्जाम हो सकता है, तो इसमें बहुत सारा यहाँ पे खेल बिगाड़ा गया है, आपका रिदम बिगाड़ा गया है और हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन किया गया है। इसमें सीरियस लोग नहीं देख पा रहे हैं इसको, क्योंकि आप लोग एग्जाम डेट के खेल में फंसे हुए हैं। एग्जाम डेट का खेल जब आपका खत्म हो जाएगा, यूपीपीएससी जो है स्कोर्स की घोषणा कर देगा, अर्थात जब ऑफिशियल एग्जाम डेट यूपीपीएससी अनाउंस कर चुका होगा, उसके हिसाब से आगे हम डिवाइस सीरीज पार्ट नंबर 37 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दिसंबर तक एससीएस पेड ग्रुप में अनवरत चलती रहेगी। अगर किसी को अनवरत ये सीरीज देखनी है, इसका लाभ लेना है, तो आप पेड ग्रुप में चाहे तो आ सकते हैं। अदरवाइज यूपीपीएससी हैकर्स का अंतिम खेल जब खत्म होगा, उसके बाद से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डे वाइज रिवीजन कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। आज भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस जरूर कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। मध्यकालीन भारत हम लोग कर रहे थे, इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे हम लोग। भूगोल में इंसुलेशन और हीट बैलेंस या हीट बजट ऑफ द अर्थ यहाँ पर स्टडी करना है हमको। इसके साथ ही एल्बीडो, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पावर या फिर एल्बीडो का जो कॉन्सेप्ट है, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको देखेंगे हम लोग। पोजीशन ऑफ राज्यसभा, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसको मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आपको पेड ग्रुप पे मिलेगी। यूट्रोफिकेशन हालांकि आज जरूर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। आइए चलिए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। जहांगीर से आगे अब हमको शाहजहां के बारे में स्टडी करना है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इसका मूल नाम शिहाबुद्दीन है।
शिहाबुद्दीन इसका मूल नाम है। और उपाधि इसने खुर्रम की प्राप्त की थी। अकबर ने यह नाम रखा था शाहजहां का, खुर्रम। मुजाहिद, समकालीन इतिहासकारों ने इसे मुजाहिद कहा था। इस्लाम का रक्षक शाहजहां ने स्वयं को घोषित किया था। विश्व भेदी किरण, विश्व विजेता इसको कहा गया है। और मेवाड़ की संधि के बाद शाह और अहमदनगर की संधि के बाद 12 अक्टूबर 1617 को शाहजहां की उपाधि उसे जहांगीर द्वारा मिली थी, अपने पिता के द्वारा। इसको जहांगीर ने बेदौलत कहा है, भाग्यहीन कहा है अपने अंतिम समय में। जहांगीर ने शाहजहां को बेदौलत कहा था, यानी भाग्यहीन। इसका राज्याभिषेक 1628 में आगरा में हुआ था। अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान सामी के नाम से हुआ था। पिता का नाम इसका जहांगीर था, माता का नाम जगत गोसाई। तैमूर घराने से ये शिक्षक, इसके शाहजहां का पहला शिक्षक जो है मुल्ला कासिम बेग तबरेजी, लेकिन वह सर्वाधिक प्रभावित हकीम अली गिलानी से थे, जिससे इन्होंने चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की थी। पत्नी इनकी थी 1612 में आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से इनका विवाह हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम की उपाधि मुमताज थी और मलिकाए ज़मानी थी। शाहजहां के जो पुत्र थे दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, इन सब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्लास नंबर 38 में, जो पेड ग्रुप में आपको मिलेगी। शाहजहां के काल में जो विद्रोह हुए थे इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले खान जहां लोधी का विद्रोह। ये अफगान मनसबदार जो था खान जहां लोधी, इसका मूल नाम पीर खान था। और अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि शाहजहां के काल में होने वाला प्रथम विद्रोह ये था, खान जहां लोधी का विद्रोह। ख्वाजा अबुल हसन ने हराया था इसको, परंतु खान जहां लोधी दक्षिण भाग गया था। अप्रत्यक्ष रूप से ये विद्रोह अहमदनगर के पतन का कारण बना था और खान जहां कलिंजर के समीप तालसे होंडा में लड़ते हुए मारा गया था। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी उस समय। बुंदेलों का मुगलों के खिलाफ होने वाले प्रथम विद्रोह था। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पहली मुठभेड़ अकबर के काल में मधुकर शाह बुंदेला ने की थी, या पहला विद्रोह जो है मधुकर शाह बुंदेला ने किया था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं जुझार सिंह ने पहला विद्रोह किया था। जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या से जो धनराशि प्राप्त की थी, मथुरा में केशव देवराय मंदिर इसने बनवाया था। किसने इसको सुपारी दी थी आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, क्लास नंबर 36, कि वीर सिंह बुंदेला को अबुल फजल को मारने की सुपारी किसने दी थी। जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने दमन किया था। महोबा के चंपत राय का विद्रोह। चंपत राय ने विद्रोह किया था शाहजहां के समय में। दोनों पक्षों के बीच सुलह हुई थी। बादशाह औरंगजेब के काल में चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह किया था। उसके बाद पुर्तगालियों का विद्रोह 1632 में मुगल सूबेदार कासिम अली खान ने बंगाल में पुर्तगालियों को हरा दिया था, क्योंकि ये लोग ज्यादा अपनी हद से आगे बढ़ने लगे थे। और कई बार इन लोगों ने क्या किया था कि मुगल शिप्स को भी रोककर उनको लूटने का प्रयास किया था पोर्टुगीज ने। तो इनको हराया था किसने? सूबेदार कासिम अली खान ने। सूबेदार कासिम खान ने हराया था उगली के पास। मालवा का विद्रोह खाता खेड़ी के पास भागीरथ नामक अभील ने विद्रोह किया था, जिसे मालवा के सूबेदार नासिरी खान ने दबाया था। नूरपुर के जमींदार जगत सिंह ने विद्रोह किया था। राणा बसु का पुत्र था। जगत सिंह पराजित हुआ और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया था बाद में। शाहजहां के समय सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। हरगोविंद ने अको जहांगीर ने ग्वालियर दुर्ग में कुछ समय के लिए कैद करके रखा था। जसरूप माठिया ने शाहजहां का वध करने का विफल प्रयास किया था भरे दरबार में। तो भरे दरबार में शाहजहां पर अटैक किसने किया था? जसरूप माठिया ने। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, शाहजहां ने रानी नहर का निर्माण लाहौर तक कराया था। उसने अलीबर्दन खान से फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहर शाह की मरम्मत करवाई थी। उसका नाम नहर बिहिश्त रखा था। ध्यान रख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की किस नहर का इसने पुनरुद्धार करवाया था? शाहजहां ने। नहर शाह का नवनिर्माण करा करके उसका नाम नहर बिहिश्त रखा था। मोरलैंड के अनुसार शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति का युग था और शाहजहां को कृषकों का हितैषी माना गया है। गंगाधर और गंग लहरी के लेखक जगन्नाथ पंडित शाहजहां के राजकवि थे। शाहजहां खुद बहुत अच्छा गायक था, फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए सिमाहा प्रणाली लागू की थी। लैंड रेवेन्यू इसने 50% लगाया था। ठीक है, 1/2 हिस्सा यानी 50% लैंड रेवेन्यू चार्ज किया था, जिससे जो आय थी ये 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बढ़ गई थी। अकबर ने जो जब्ती प्रणाली शुरू की थी उसको डिले करके या फिर उसको जो है सस्पेंड करके शाहजहां ने एक लगान वसूली का नया तरीका लाया था। भूमि ठेके पर दी जाती थी, जिसको इजरादारी सिस्टम कहा जाता था, यानी जो हाईएस्ट बिड लगाता था उसको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल जाता था। पूरे साम्राज्य का 7/8वां भाग इसने इजरे में जो है अलॉट कर दिया था, या फिर कह सकते हैं बिड लगा करके बेच दिया था। और बाकी जो खालसा भूमि थी वो काफी उसी अनुपात में घट गई थी शाहजहां के काल में। तो इसने इजरादारी व्यवस्था को लागू किया था शाहजहां ने सबसे पहले। जहांगीर ने बीकानेर के उत्तराधिकार के विषय में हस्तक्षेप किया था। शाहजहां के समय जैसलमेर में उत्तराधिकार का विवाद उठा था और शाहजहां ने हिंदू मां की संतान होते हुए भी किसी हिंदू महिला से विवाह नहीं किया।
कांधार या कंदहार का दुर्ग दक्षिण में तेलंगाना के बालाघाट में था, जिसे सर्वप्रथम शाहजहां ने जीता था। शाहजहां को अपने दो पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को एक बार जहांगीर के पास जमानत के तौर पर रखना पड़ा था। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था शाहजहां के समय में, और यहाँ के अंतिम सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। निजाम शाही सरदार शाहजी भोंसले ने एक बच्चे यानी मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा था। इसके बाद 1636 में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया था। शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया था। शाहजहां के समय में गोलकुंडा जो इंडिपेंडेंट स्टेट था, और बीजापुर जो बहमनी सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन से जो स्टेट बने थे, उनमें से गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि की थी शाहजहां के समय में। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले दक्कन का सूबेदार था और बाद में भी पुनः दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। शाहजहां के काल में औरंगजेब कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान शाह के बीच मैटर ऑफ प्राइड था। ठीक है, कंधार को ईरान के शासक और मुगल अपने अधीन रखना चाहते थे, क्योंकि ये मैटर ऑफ प्राइड था इस क्षेत्र पर अपना अधिकार रखना। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से चला गया था। ठीक है, ये ईरानी शासक के पास चला गया था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र राष्ट्र को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य का काम कर सके। बल्ख का क्षेत्र मुगल शासक शाहजहां ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान कवि कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। शाहजहां के काल में आए विदेशी नागरिक पीटर मुंडी ये इटालियन यात्री थे। फ्रांसिस बर्नियर ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे। निकोलो मनुकी ये एक इटालियन यात्री था जो दारा शिकोह की सेना में तोपची था, बाद में चिकित्सक बन गया था। फिर जीन बाप्टिस्ट टैवर्नियर ये फ्रांसीसी यात्री था। भारत की यात्रा इसने 6 बार की थी और पेशे से जौहरी था। और मेंडेल्सा शाहजहां के काल में अल्प समय के लिए भारत आया था। शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ था और फारसी भाषा में 2 शैलियां प्रचलित थी, एक प्रथम भारतीय शैली और दूसरी ईरानी फारसी। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया से डिजाइनर, इंजीनियरों, वास्तुकारों को एकत्र किया था, पूरी टीम बनाई थी। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी? दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, ये सब है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम से शाहजहाबाद नामक नगर की स्थापना की थी और वहां अनेक सुंदर भवन बनवाए थे। शाहजहाबाद के महलों में लाल किला प्रमुख है। पश्चिमी द्वार पर लाहौरी दरवाजा है और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सर अकबर के नाम से किया था। तो उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से किया था? सर अकबर के नाम से। एक बार पूछा जा चुका है कि उपनिषदों का अनुवाद किस शीर्षक के साथ किया था दारा शिकोह ने? सर अकबर के नाम से। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। दारा शिकोह अपनी सहिष्णुता और उदारता के लिए जाना जाता था। इसको लेनपुल ने लघु अकबर या माइनर अकबर की संज्ञा दी है। शाहजहां के चारों पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ दारा शिकोह सबसे पढ़ा लिखा और लेखक था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन इसने किया था। योग वशिष्ठ, भागवत गीता आदि ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद अपने नेतृत्व में करवाया था। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, ये पूछा जा चुका है। मजमा उल बहरीन ये किसने लिखी है? ये भी दारा शिकोह की रचना है, मजमा उल बहरीन। शाहजहां के समय में ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को भी राजकवि नियुक्त किया गया था। कोहिनूर हीरा के बारे में बात करें तो वारंगल की गोलकुंडा खान से निकला था ये कोहिनूर हीरा। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने ये हीरा मलिक काफूर को दे दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को वहां से मिलता है, फिर मुबारक खिलजी को मिलता है। दूसरा उल्लेख 1526 में जब हुमायूं ने आगरा में रुके ग्वालियर के विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त कर बाबर को दिया था। बाबर ने पुनः ये वापस कर दिया था हुमायूं को। शाहजहां ने को मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया था, जिसे उसने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था। फिर उत्तर मुगल काल में 1739 में नादिर शाह जब आक्रमण करता है, मयूर सिंहासन अपने साथ उठा करके ईरान ले जाता है और वहीं पर इसे कोहिनूर नाम दिया गया था। रणजीत सिंह को विस्थापित अफगान शासक शाह शुजा ने लाहौर में कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मार्च 1849 में अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया था। अंतिम शासक दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा महारानी को दे दिया था, सारा राजपाट जब छोड़ करके विदेश चले गए थे। तो इस तरीके से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड पहुंचता है। ये पूरी टाइमलाइन है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इससे आगे पूछा जा सकता है, और वैसे भी आपको कोहिनूर के बारे में ये इतनी हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए। औरंगजेब के शासनकाल में हुई घटनाओं का कालक्रम ये जैसे 1658 में दारा शिकोह ने बनारस के पास शाह शुजा को पराजित किया था। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। औरंगजेब ने दारा शिकोह औरंगजेब दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ था। मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था।
दारा शिकोह और उसके भाइयों औरंगजेब और मुराद ने मिलकर के हराया था। देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 में होता है। मुगल सम्राट औरंगजेब की इसमें जीत हुई थी। निर्णायक युद्ध साबित हुआ था और ये हुआ था कि चारों पुत्रों में से शाहजहां का सक्सेसर कौन बनेगा? औरंगजेब। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं आगे ज्योग्राफी सेक्शन में, जब हम रेडिएशन वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल गर्म और ठंडा कैसे होता है। सूर्य वायुमंडलीय ऊष्मा और ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, ये हमने देखा था। वायुमंडल को गर्म और ठंडा रखने के निम्नलिखित तरीके हैं। कुछ के बारे में तो साइंस वाले टीचर आपको बता चुके हैं, जैसे कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में, एडवेक्शन वगैरह के बारे में। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो फिनोमेना है, ये आप अगर समझ गए तो पूरा हीट बजट भी समझ जाएंगे। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन संबंधित कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप ग्रीन हाउस इफेक्ट या और ग्रीन हाउस कैसे कार्य करता है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे कार्य करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, इस पूरी फिनोमेना को समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज, ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर हॉट और कोल्ड एमिट रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली। सभी वस्तुएं चाहे ठंडी हो या फिर गर्म हो, निरंतर विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, रेडिएंट एनर्जी रिलीज करती हैं। गर्म वस्तुएं ठंडी वस्तुओं की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र पर अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। बड़ी बात है, गर्म जो वस्तुएं हैं ज़्यादा कह सकते हैं रेडिएंट एनर्जी एमिट करती हैं। किसी वस्तु का तापमान विकिरण की तरंग दैर्घ्य निर्धारित करता है। तापमान और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, यानी कि टेम्परेचर एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उससे एमिट होने वाली रेडिएंट एनर्जी का वेवलेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर यानी जितनी गर्म वस्तु, उतने ही शॉर्टर वेवलेंथ का रेडिएशन वो वस्तु एमिट करेगी। व्हेन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द इन्सोलेशन, जो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी रिसीव करती है अर्थ, जब पृथ्वी सूर्य तप का अनुभव करती है लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में, तो ये विकिरण करने वाला पिंड बन जाती है। यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन जब इंसोलेशन के फॉर्म में अर्थ को मिलता है, तो अर्थ भी एक रेडिएंट बॉडी बन जाती है, रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है। यानी अर्थ भी कुछ ना कुछ तो एमिट करेगी। तो अर्थ क्या एमिट करती है? ये रेडिएंट एनर्जी को जो मतलब अपनी एनर्जी रेडिएट करती है लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में। तो अर्थ को सन से रिसीव होती है एनर्जी किस फॉर्म में? शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। लेकिन अर्थ जो एमिट करती है एनर्जी, अर्थ जो एनर्जी एमिट करती है वो किस फॉर्म में एमिट करती है? ध्यान रखिएगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में ऊर्जा विकिरण कौन करती है? पृथ्वी करती है। और रिसीव कैसे करती है? लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में। ये बेसिक जरूर रटा होना चाहिए। अर्थ एमिट करती है रेडिएंट एनर्जी लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में, लेकिन रिसीव करती है सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। ध्यान रखना है। तो जब हमारी अर्थ रेडिएंट एनर्जी रिसीव करने के बाद जब रेडिएंट एनर्जी छोड़ने लगती है, तो इसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, यानी स्थलीय विकिरण। जब हमारी पृथ्वी लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ती है, तो इसी को हम लोग स्थलीय विकिरण बोलते हैं। इस एनर्जी से एटमॉस्फेयर को नीचे से ऊपर तक हीट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अर्थ अपनी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी कहाँ छोड़ेगी? एटमॉस्फेयर में, यानी वायुमंडल में छोड़ देगी। तो वायुमंडल गर्म होता है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको गर्म देता होता वो देखने को मिलता है। वायुमंडल लघु तरंगों के लिए पारदर्शी, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए अपारदर्शी होता है। वायुमंडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है। वायुमंडल ट्रांसपेरेंट है किसके लिए? शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, लेकिन ओपेक है लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए। लॉन्ग वेव रेडिएशन को पार होने नहीं देता है हमारा एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और तभी जो है हम लोग कहते हैं गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि अर्थ जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैसेस रोक रही हैं। तो जो हमारी पृथ्वी से लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, पार्टिकुलरली ग्रीन हाउस गैसेस। और इसी को हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या फिर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने लगता है, लोअर एटमॉस्फेयर को, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर को गर्म करने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट्स हीट टू स्पेस। अब ये जो गर्मी गई है एटमॉस्फेयर की तरफ, ये ग्रीन हाउस गैस सदा सदा के लिए नहीं रखे रहती हैं अपने पास, ये रेडिएट कर देती हैं स्पेस में। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू स्पेस, देयरबाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। तो जितनी एनर्जी अर्थ ने ली उतनी छोड़ दी एक तरीके से, कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा ग्रीन हाउस गैसेस ने, और ये फिर पहुंच गई स्पेस में। तो इस तरीके से हीट बजट अर्थ का मेंटेन होता है। इसको कुछ इस तरीके से आप समझिए। तो ग्रीन हाउस गैस का आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे कि जो सोलर रेडिएशन आ रहा है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है।
तो शॉर्ट वेव रेडिएशन का कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर ये रिफ्लेक्ट कर देता है और काफी सारा हिस्सा अर्थ तक पहुंच जाता है। अब अर्थ चूंकि एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है इंसुलेशन कारण, शॉर्ट वेव रेडिएशन कारण ये भी एक कह सकते हैं रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है अर्थ। तो अर्थ जो है ये अपना जो रेडिएशन है वो किस फॉर्म में छोड़ती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन फॉर्म में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ जो एमिट करती है एनर्जी, वो एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर पार नहीं होने देता। एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो पार नहीं जाने देती हैं। तो अर्थ जो अपनी रेडिएंट एनर्जी छोड़ रही है ये वापस जो है अर्थ में आ जाती है, यहाँ से टकरा करके, ठीक है, ऐसे टकरा करके ऐसे वापस आ जाती है, ऐसे टकरा करके वापस आ जाती है। तो अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में आपको गर्मी देखने को मिलती है। ये क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये अर्थ द्वारा एमिट किए गए लॉन्ग वेव रेडिएशन को पार नहीं जाने दे रही हैं, इस पे एटमॉस्फेयर को पार नहीं करने दे रही हैं, वापस से अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलता है। तभी हमको रिकमेंड किया जाता है कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम एमिट करें एटमॉस्फेयर में, नहीं तो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता जाएगा एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उतना ही देर से बाहर जा पाएगा स्पेस में, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ एमिट करती है वो बाहर नहीं जा पाएगा, बार बार रिफ्लेक्ट होकर के यहीं आएगा, तो गर्मी बढ़ती है। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके परिणाम और इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन हीट बजट ऑफ द अर्थ पहले समझ लेते हैं। जो भी इंसोलेशन हमको सन से मिल रहा है उस पर कुछ प्रक्रियाएं काम करती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन। तीन चीजें होती है। रिफ्लेक्शन यानी कि जो भी आया एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, एब्जॉर्ब हुआ जो कि मतलब अर्थ तक पहुंचा, और स्कैटर हुआ, और छितराव हुआ लाइट का, तो उससे कुछ फिनोमिना देखने को मिलता है, जैसे नीला रंग आकाश का ये सब, और सूरज ढलते समय लाल रंग, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से देखने को मिलता है, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन अगर मान ले 100 यूनिट है, 100% है, तो 100% अगर आ रहा है, तो 100% अगर आ रहा है तो इनमें से 4% तो रिफ्लेक्ट हो जाता है अपवर्ड, 4% ये अर्थ से टकरा करके ऊपर चला जाता है वापस, 6% ये एटमॉस्फेयर में स्कैटर होकर के छितर के बिखर जाता है इधर उधर, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है 6%, और 20% जो है ये मतलब अर्थ तक डायरेक्टली पहुंचने की अपेक्षा एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जैसे क्लाउड वगैरह से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आ जाता है। तो 100% में से 20% रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आया, 4% जो है अर्थ से डायरेक्टली टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आ गया, और 6% स्कैटर हो गया। तो 100 यूनिट अगर मिली तो 30 यूनिट जो है वापस से स्पेस में चली जाती है। बची कितने यूनिट? 70 यूनिट, 70 यूनिट या 70% बची। 70% एनर्जी में से करीब 21% डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है, और 6% रेडिएशन ये डाउनवर्ड अर्थ में स्कैटर हो जाता है, ठीक है। करीब 20% रेडिएशन जो है ये रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है इधर उधर, ठीक है, और 3% जो है ये क्लाउड द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। 16% जो एटमॉस्फेरिक गैसेस और डस्ट है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितने यूनिट जो है एब्जॉर्ब किया जाता है? 19%। 19 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। 21 यूनिट जो ये हमने देखा ये डायरेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है पृथ्वी खुद। 6% रेडिएशन स्कैटर डाउनवर्ड, और 20% ये रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो हमने देखा कि 51% जो है डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये 21% डायरेक्टली एब्जॉर्ब, 6% स्कैटर्ड डाउनवर्ड्स, 20% रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, तो 51% जो है कुल मिला करके, ठीक है, ये जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो 100 यूनिट अगर आता है तो 51% या 51 यूनिट जो है हमारी पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 100% एनर्जी का क्या क्या होता है ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट ऊर्जा जो है रिफ्लेक्ट होता है, या फिर लगभग कितना एब्जॉर्ब होता है, या फिर इसमें स्टेटमेंट वाला सवाल बना सकते हैं कि जितना आता है उसका कितना परसेंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है या फिर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है, ये सब पूछ सकते हैं। परसेंटेज सबका फिगर याद रखना क्या जरूरी है? मैं कहूँगा कभी नहीं, ये सब नहीं आता एग्जाम में। लेकिन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो है कौन कारित करता है, अगर ये आपसे पूछ लें। कितने परसेंट करीब डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? करीब 21%। ये सब आपसे पूछ सकते हैं हीट बजट में। और एल्बिडो काफ़ी फेवरेट टॉपिक यूपीपीएससी का रहा है, और ज़्यादातर स्टेट पीसेस नहीं पूछते एल्बिडो से, मैंने देखा है, लेकिन एल्बिडो यूपी पीसेस काफ़ी पूछता है। तो एल्बिडो बेसिकली क्या है? सरल शब्दों में अगर हम समझें तो एल्बिडो क्या है? किसी सतह पर पड़ने वाला कितना प्रकाश बिना अवशोषित हुए परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी को हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। एल्बिडो के बारे में यूपीपीएससी 2019 ने पूछा था कि व्हाट इज एल्बिडो? तो एल्बिडो इज रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ अ सरफेस।
albedo can be simply defined as a measure of how much light that hits the surface is reflected without being absorbed. बिना absorb हुए, बिना अवशोषित हुए कितनी जो कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा रिफ्लेक्ट यानी परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। तो एल्बिडो किसका माप होता है? रिफ्लेक्टिंग पावर का। जैसे हीट बजट में हमने देखा कि जैसे करीब 21% जो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ली जा रही है एनर्जी, इनमें से कितनी 4% जो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो कौन सी सरफेस कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट कर पाती है बिना एब्जॉर्ब किए, उसी का एल्बिडो हम लोग मापते हैं, ठीक है। और अ, ये एक परावर्तन गुणांक होता है, तो इट इज अ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड हैज अ वैल्यू लेस देन 1। इसको लेस देन 1 वैल्यू में माप दिया जाता है, यानी 0 पॉइंट इतना है, 0.8 है, 0.85 है, 0.75 है, इस तरीके से मार्क करते हैं किसी सरफेस को, इतना इसका एल्बिडो इतना है। When solar radiation passes through the atmosphere, the some amount of it is reflected, scattered and absorbed. जब एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से सौर विकिरण पारित होता है, तो कुछ मात्रा परिवर्तित हो जाती है, छितर जाती है, अवशोषित हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर स्कैटर हो जाती है, या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है। विकिरण की परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग पावर को ही एल्बिडो बोलते हैं, स्कैटरिंग पावर को नहीं बोलते हैं, ना एब्जॉर्बिंग पावर को बोलते हैं। सिर्फ रिफ्लेक्शन से लेना देना है एल्बिडो का, कितनी ऊर्जा जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। अलग अलग पृथ्वी की सतहों पर अलग अलग मान होता है एल्बिडो का। जैसे एल्बिडो प्रभाव कारण शहरी क्षेत्रों में, जो मतलब अर्बन सिटीज होती हैं जहाँ पर काफी अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, वहां पर ज्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है कई बार। जैसे हम लोग कहते हैं कि शहर में बहुत आपाधापी है, शहर तो एसी से ठंडा होता है, बाकी बाहर तो बहुत गर्मी रहती है। बात सच भी है, जितने भी अर्बन या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज आप देखेंगे, एसी से बाहर निकले नहीं कि बहुत गर्मी लगने लगती है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर ज्यादा रहता है, एल्बिडो ज्यादा रहता है कुल मिला करके। और जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उस मेट्रोपॉलिटन सिटी के, वो बल्कि थोड़े से ठंडे रहते हैं। मान लीजिए ये हम देखें, ये आपका मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रो सिटी हो गया, ठीक है, डेवलप्ड मेट्रो सिटी, और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, वो थोड़ा सा ठंडा रहता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर शक्ति ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ये आपका मेट्रो सिटी का सरफेस एल्बिडो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आप कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जा रही तो हीट काहे से आ रही है? जब एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो हीट क्यों हो रही है? ये तो कम रहना चाहिए टेम्परेचर। आपका लॉजिक का जवाब इसी हीट बजट में मिल चुका है। जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में ट्रैप होकर के वहीं पर रह जा रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वापस पहुंच रही है। तो इस वजह से और हीट जो है लगातार बढ़ रही है, वो कहीं स्केप नहीं कर रही स्पेस में, वो लौट करके यहीं आ रही ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो बड़े शहरों में जो एल्बिडो ज़्यादा होता है, उसके कारण जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसको हम लोग एक टर्म देते हैं, इसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। अर्बन हीट आइलैंड यानी बीच में एक हीट आइलैंड टाइप का बन जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि शहर है, एक तो एल्बिडो ज़्यादा है और दूसरी तरफ से ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी शहरों से ज़्यादा होता है। तो जो हीट है वापस एटमॉस्फेयर से टकरा करके वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है और गर्मी बढ़ाती है। The higher average temperature can be attributed to less vegetation, high population density and more infrastructure with dark surfaces. शहरों में वेजिटेशन कम होता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, और मोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे असफाल्ट रोड्स, डामर से बनाई गई सड़कें, ब्रिक बिल्डिंग्स चमकदार पेंट की हुई, वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो एल्बिडो ज़्यादा होता है। अब जो डिफरेंट जगहें होती हैं उनमें कैसा एल्बिडो देखने को मिलता है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं इन चारों में से किसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा या सबसे कम होगा, या फिर चार चीज़ें देख सकते हैं, चार सरफेसेस, और उनका पूछ सकते हैं कि इनके एल्बिडो को क्रम से लगाइए। तो लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, कोई लैंड जिस पर ताज़ा बर्फ जम कर गिरी है, उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, 75 से 95% होता है। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी गिरेगी उसकी 75 से 95% रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये एल्बिडो यहाँ पे ज़्यादा होता है। डेंस क्लाउड, घने बादलों में एल्बिडो ज़्यादा होता है, ये जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, लाइट एनर्जी को और हीट को। अर्थ का एल्बिडो 30 से 35% होता है, डेजर्ट का होता है यहाँ पे 20 से 30%, प्रेरी लैंड का होता है 10 से 20% एल्बिडो। एक्सपोज्ड रॉक्स यानी कि खुली चट्टान का जो एल्बिडो है 12 से 18% करीब होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का करीब 7 से 21%, और सबसे कम दिया हुआ जैसे पैडी क्रॉप लैंड का, चावल के खेत में एल्बिडो काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक। तो एल्बिडो ज़्यादा फ्रेश स्नो का, फिर डेंस क्लाउड का, फिर अर्थ का, फिर डेजर्ट का, फिर प्रेरी भूमि का, फिर एक्सपोज्ड रॉक्स का, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, फिर पैडी क्रॉप लैंड का। इस तरीके से एल्बिडो आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें हम लोग यूट्रोफिकेशन के बारे में बात कर ले रहे हैं। यूट्रोफिकेशन को हाइपरट्रॉफिकेशन भी कहा जाता है इन्वायरमेंट की लैंग्वेज में, यूट्रोफिकेशन या फिर हाइपरट्रॉफिकेशन। तो हाइपरट्रॉफिकेशन के नाम से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको गलत नहीं मानिएगा।
यूट्रोफिकेशन या फिर हाइपरट्रॉफिकेशन बोलते हैं। ठीक, अभी ये कैसे होता है, कब होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। व्हेन अ वाटर बॉडी गेट्स हाईली सप्लाइड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जब किसी जल निकाय में खनिज और पोषक तत्वों की अत्यधिक आपूर्ति हो जाती है। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि ये हाइपरट्रॉफिकेशन या फिर यूट्रोफिकेशन तभी होगा जब किसी वाटर बॉडी में खनिज या फिर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, घटने पे नहीं होगा, बढ़ने पे ही होगा। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है। यूट्रोफिकेशन के लिए हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जिम्मेदार हैं, ये ध्यान रखना है। और इससे क्वेश्चन तभी हमारे एग्जाम में आते हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज काफी हमारे स्टेट पीसीएस के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। यूट्रोफिकेशन क्यों हो रहा है? यूट्रोफिकेशन हमारी एक्टिविटीज कर रही हैं। कौन सी एक्टिविटीज? पौधे और फसल उगाने में हम कृत्रिम उर्वरकों का यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट फर्टिलाइज मतलब ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में और पौधे वगैरह उगाने में। और साथ ही साथ हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनमें वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो रही हैं, जैसे सीवेज का पानी जो जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कई बार इनडायरेक्टली पहुंचता है वाटर बॉडीज तक, या फिर हमारे द्वारा पॉइंट सोर्सेज से फैक्ट्रीज वगैरह से जो डिस्चार्ज डाला जाता है बिना ट्रीट किए हुए, वो सब डिस्चार्ज जब वाटर बॉडीज तक पहुंचता है तो एक्सेसिव न्यूट्रिशनल लेवल वहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सेसिव न्यूट्रिशनल लेवल तक अभी तक हमने बात कर ली, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि एल्गल ब्लूम यहाँ पे हुआ है या फिर यूट्रोफिकेशन हुआ है? पानी गंदा दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यूट्रोफिकेशन कैसे दिखता है? आमतौर पर बारिश के दिनों के बाद आप इसको महसूस करते हैं। बारिश के दिनों के बाद जब ठंडी आने वाली होती है, जैसे इस समय आप किसी गांव साइड जाएंगे तो जो वाटर बॉडी जिसमें कचरा वगैरह ज़्यादा फेंका जाता है उसमें यूट्रोफिकेशन आपको दिख जाएगा। ये पूरी पूरी हरी चादर यहाँ पर बन जाती है। हरी चादर कोई कलर नहीं है, ये एल्गी है। एल्गी यहाँ पे ब्लूम हुई है। एल्गी का ओवर पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। हाथ में पानी पकड़ेंगे तो एल्गी एल्गी आपके हाथ में आ जाएगी, करोड़ों लाखों। ऐसा लगेगा जैसे पानी में किसी ने हरा पेंट डाल दिया। तो हरा पेंट कुछ और नहीं है, यहाँ पर एल्गल ब्लूम इसको बोलते हैं। एल्गल ब्लूम यानी कि एल्गी का ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो जाता है एल्गी का एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स के कारण, इसको हम लोग एल्गल ब्लूम बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया क्या है इसको देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन एक पारिस्थितिकी तंत्र विकृति होती है जो उर्वरक, सीवेज और अन्य साधनों के माध्यम से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोट और फॉस्फेट जैसे कृत्रिम प्राकृतिक पोषक तत्वों की सांद्रता बहुत बढ़ाने के कारण होता है। यूट्रोफिकेशन इन एन इकोसिस्टम सिंड्रोम कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स टू एक्वाटिक इकोसिस्टम। फर्टिलाइजर, सीवेज या फिर अदर डिस्चार्ज के माध्यम से जब हम नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की मात्रा अत्यधिक बढ़ा देंगे वाटर बॉडी में जरूरत से ज्यादा, तो वहाँ पर यूट्रोफिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। प्राइमरी कॉज इसकी क्या मानी गई है? वैसे तो इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कॉज इसका माना गया है जो फॉस्फेट और नाइट्रेट वाला जो फर्टिलाइजर्स है जो हमारे खेतों से बह करके वाटर बॉडीज में चला जाता है या फिर लेक्स और रिवर्स में चला जाता है, वहां पर ये यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। फिजिकली आप कैसे देख सकते हैं? एल्गल ब्लूम आपको देखने को मिलेगा। एल्गी की ओवर पॉपुलेशन आपको जहां पर भी वाटर बॉडी में देखने को मिले तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यूट्रोफिकेशन हुआ है। सम एल्गी और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया थ्राइव ऑन एक्सेस आयंस एंड एन algal bloom occurs when a population explosion covers almost the entire surface layer। पानी की पूरी परत भर में जब एल्गी बन जाती है, जम जाती है, तो उसको हम लोग एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और ये जो एक्सपेंशन है अनसस्टेनेबल होता है। आपको कई बार लगेगा कि जब एल्गल ब्लूम हो गया, जब कोई प्रजाति जन्म ले रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, प्रजाति कोई मर रही हो तो उसमें दिक्कत है। जब ओवर पॉपुलेशन होता है तो ये अनसस्टेनेबल ओवर पॉपुलेशन होता है वाटर बॉडी में। कैसे? क्योंकि जब एल्गल ब्लूम होता है, जैसे हमने आपको चित्र में दिखाया था, तो जो एल्गी की पूरी चादर बन जाती है, ये पानी को ढक देती है एक तरीके से, पानी के ऊपर पूरी परत बन जाती है। ठीक है, पानी की पूरी परत बन गई तो सनलाइट जो है पेनिट्रेट कर नहीं सकती है। अब जितने भी ब्रीथिंग एनिमल्स वाटर बॉडी में रहते हैं, जैसे छोटी मछलियां वगैरह या फिर नीचे के पौधे, वो डिफ्यूजन के माध्यम से अपना कह सकते हैं सनलाइट के मतलब सनलाइट जो ऊपर से आती है और जो उनको ऑक्सीजन मिलता है सरफेस पर डिफ्यूजन के माध्यम से, वो नहीं मिल पाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बाध्य हो जाती है नीचे के ग्रीन प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन सरफेस से डिफ्यूज होकर के नीचे आ जाता था वो नहीं मिल पा रहा है एल्गल ब्लूम के कारण, और जो लाइट जो है डिफ्यूज होकर के आ जाती थी वो नहीं आ पा रही है नीचे तक, क्योंकि ऊपर एल्गी की पूरी चादर जमी हुई है। अब इतना ज़्यादा एल्गी अगर जम गया है पानी में तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। एल्गी ऐसे ही नहीं जी रहा है, एल्गी भी ऑक्सीजन जो है सोख रहा है। तो एल्गी जो है ऑलरेडी वाटर बॉडी में जितना ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर रहा है, और जब एल्गी जो मृत होता है, जो शैवाल मर भी जाते हैं, जैसे एल्गी हमेशा तो जिएगा नहीं, एल्गी इतना सारा हो रहा है तो उत्पन्न हो रहा है तो मरेगा भी। तो एल्गी जब मरता है तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी को कंज्यूम करने के लिए उत्पन्न होते हैं
उनको भी डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन डेफ़िसिट हो जाता है पूरी वाटर बॉडी में। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाता है पूरे पानी में कि जो मछली और अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज़्म है वो सफोकेट करके मर जाते हैं। अब मछलियाँ भी मर गईं, तो ज़ाहिर-सी बात है इतने सारे लोग उसमें मर रहे हैं तो बैक्टीरिया की सांद्रता बढ़ जाती है, एनारोबिक कंडीशंस जो है प्रमोट हो जाती है। एनारोबिक बैक्टीरियाज़ अगर पनप जाते हैं तो टॉक्सिन्स जो है रिलीज़ करने लगते हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज़ टॉक्सिन्स रिलीज़ करने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर टॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे हैं तो कोई बर्ड या एनिमल वो पानी पिएगा तो वो भी मर जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक अनसस्टेनेबल इकोसिस्टम बन जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली लीड्स टू द डिग्रेडेड एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड डेथ ऑफ इट्स ऑर्गेनिज्म। तो सारे लोग मरने जब लगते हैं तो ऐसे अल्गल ब्लूम का कोई फायदा नहीं मिलता है। तो इट फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन एज वेल एज डिग्रेडेशन ऑफ वाटर एंड हैबिटेट क्वालिटी। तो एक तरीके से छोटा सा तालाब जो बहुत सारे जानवरों का घर था और एक अच्छा सा सस्टेनेबल इकोसिस्टम था, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने के कारण से अनसस्टेनेबल होकर के अपने ऑर्गेनिज्म को मारने लगता है। तो ये पूरा होता है यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस। यूट्रोफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में यूपीपीएससी में पहले भी, तो ये ध्यान रखिएगा। कैसे होता है, कब होता है, कैसे पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है शुरू से आखिर तक, ये सब हमने आपको बताया। ये डायग्राम भी इसका बना हुआ है। जब ज़्यादा यहाँ पे हमने फर्टिलाइजर डाला तो एल्गल ब्लूम यहाँ पर हो गया, पूरी जो है चादर बन गई एल्गी की चादर बन गई। तो नीचे रहने वाले जो मतलब पादप और जानवर हैं उन तक ऑक्सीजन और लाइट नहीं पहुँच पाई, वो मर गए। वो मरे तो जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज है वो जन्मे, एनारोबिक कंडीशंस में जो बैक्टीरिया जन्मे उन लोगों ने पूरे वाटर को टॉक्सिक कर दिया और किनारे पर आकर के कोई भी जानवर पानी पीता है वह भी मर जाता है। ठीक है, जो बर्ड वगैरह आते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम जो है अनसस्टेनेबल हो जाता है। यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस से क्या होता है कि ऑक्सीजन डेफिसिट क्रिएट हो जाता है पूरे वाटर में। ऑक्सीजन डेफिसिट पूरा क्रिएट हो जाता है और प्राणी मरने लगते हैं एक तरीके से इवेंचुअली। ठीक है, और इसका जो फिजिकल फैक्टर क्या है, एल्गल ब्लूम, यानी कि अलगी की बाढ़ आ जाती है एक तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम ये देखने को मिलता है यूट्रोफिकेशन से। तो साइंस सेक्शन के 37वें दिवस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है, क्या कुछ स्टेप होते हैं, कहाँ क्या कन्वर्जन होता है, सारी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। जो इससे रिलेटेड छूटे हुए फैक्ट हैं वो नेक्स्ट वाले में कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो कोई भी सिस्टम होता है उसका एक फिक्स काम होता है। तो उसी तरीके से इस सिस्टम का काम है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको इस लायक बनाना कि वो हमारे शरीर को एनर्जी दे और उससे जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो निकाल के ब्लड में दिए जा सकें, ताकि उसके माध्यम से हमारी सेल को एनर्जी मिल सके, एक एक सेल को। तो कुल मिला के खाने में से एनर्जी निकालने का काम ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है। तो यार आप लोगों ने कई बार इस बारे में सुना होगा कि पापी पेट के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा क्यों है, इसकी वजह हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कुछ भी हम खाते हैं पूरे दिन में, इसको एक जगह इकट्ठे करके रखता है, उसके बाद एक से दूसरे पार्ट में भेजता है और वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट अलग हो जाते हैं और उस न्यूट्रिएंट में से एनर्जी को निकाल लिया जाता है और हमारे शरीर के एक एक सेल में भेज दिया जाता है। इस तरीके से हमारा जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि खाने से ही शुरुआत हुई है। अगर मान लो आप खाना ना खाए होते तो वहाँ से न्यूट्रिएंट निकालने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं। तो इससे पहले हम इस पूरे सिस्टम की और डिटेल में समझें, और बहुत ज़रूरी भी है समझना, क्योंकि आयोग इससे क्वेश्चन पूछता है। आपको ज़रा इस चीज़ की वजह बता देते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये क्यों खाने के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, खाने के बिना इसका काम क्यों नहीं चल सकता। तो जिस शरीर को आपने अभी देखा था, सिर्फ वही नहीं, दुनिया का कोई भी मानव शरीर हो, वो मिलके बना होता है इन छोटे छोटे सेल से। जब सेल थ्योरी पे आएंगे तो इनकी डिटेल में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फिलहाल नहीं करेंगे। अब इसमें से हर एक सेल को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। इसमें से एक भी कम हुआ तो ये सेल मर जाएगी, और अगर सेल मर गई तो हम मर जाएंगे। सिंपल बात है। सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है ये आपको इस वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लेना। कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारी इस बकैती का वीडियो उन तक पहुँच ही नहीं पाता।
भाई घंटी का आइकन ऑन करोगे तभी ना पहुंचेगा। इन तीनों में से जो सबसे पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसको प्राप्त करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमारे फेफड़े सांस लेने के माध्यम से रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके लिए वर्क करता है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और बना भी देंगे। तो कुल मिला के ऑक्सीजन आसान है, उसमें बस फेफड़ों को काम करना होता है। ये जितनी भी ऑक्सीजन है ये आरबीसी के साथ मिल जाती है और आरबीसी खून के माध्यम से पूरे शरीर में बहते बहते इसको अलग अलग अंगों तक पहुंचा देता है, क्योंकि आरबीसी खून का हिस्सा है। और ये ऑक्सीजन को लेके कैसे जाता है इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसी सीरीज़ में। जो लोग रेगुलर हो रिलेट कर पाओगे अच्छे से। अब बात आती है बाकी के दो कंपोनेंट की, एक ग्लूकोज और बाकी के इसेंशियल न्यूट्रिएंट। ये हमें खाना खाने से मिलते हैं, इसके लिए खाना खाना मांगता है। अब यार खाने की बात चली गई है तो इसमें 6 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है ताकि वो सरवाइव कर सके। सबसे पहले है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, जिम वाले समझ गए होंगे। फिर प्रोटीन, फैट, स्टार्च, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। ये 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से भी लास्ट के जो 3 हैं, मतलब ये टोटल 7 चीज़ें हो गई, बल्कि इनमें से लास्ट की जो 3 है अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज, खून से सिर्फ यही मिल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें खून में घुल सकती हैं, बाकी के नहीं। लेकिन जो भी आप खाना खाते हो ये 4 चीज़ें अनिवार्य रूप से उसमें होंगी ही, कुछ कम कुछ ज़्यादा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब चीज़ें जाएंगी कहाँ। तो चलिए बात करते हैं फिर। ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सभी खून में घुल जाते हैं और आरबीसी जिस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचा रही होती है वैसे ही इनको भी पहुंचा देती है अलग अलग ऑर्गन तक। और इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपन जिंदा रहते हैं। तो ऑक्सीजन और इसेंशियल न्यूट्रिएंट ये दोनों आपको चाहिए ही चाहिए। और तीसरा ग्लूकोज। इसके अलावा अगर कोई बोलता है कि हम तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकते तो कतई उस पर सोच समझ के विश्वास करना। मैं ये नहीं कहता है विश्वास मत करना, नहीं तो फालतू में गाली सुनने वाला काम हो जाएगा। तो अब फटाफट से शुरू करते हैं। डाइनिंग टेबल में बैठने से लेके सुलभ शौचालय जाने तक के जो स्टेप हैं उसमें बीच में आखिर क्या क्या होता है। तो चलिए बकायदी शुरू करते हैं। तो यार जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अगर टुकड़ों में तोड़ो तो 6 पार्ट को हमें अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले है मुंह, फिर पेट। कई लोग बोलते हैं कि मुंह पेट को खिलाया करो। फिर तीसरा है लीवर, चौथा पैनक्रियास, पांचवा एसआई, बोले तो सब इंस्पेक्टर। अरे यार स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सिर्फ नाम की ही स्मॉल है, बाकी इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, आगे बता देंगे। और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी सिर्फ नाम की ही लार्ज है और सिर्फ देखने में बड़ी दिखती है इस वजह से लार्ज है। तो ये जो 6 हिस्से हैं चलिए इसको डिटेल में कवर करते हैं। और आपको पहले बता दूं कि लीवर को यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगले पार्ट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लीवर एक मोस्ट इसेंशियल ऑर्गन है और पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो इसके जो ग्लैंड वाले फंक्शन है वो यहाँ बताना, मतलब वीडियो को लंबा करना है और आप लोग लंबे वीडियो देखते नहीं हो। अब चलो मुंह की बात करते हैं। तो ये सिर्फ बकैती बकवास के काम में नहीं आता, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट हिस्सा होता है। इनफैक्ट डाइजेशन की शुरुआत तभी से हो जाती है जब आप डाइनिंग टेबल में बैठते हो या फिर चाय की टपरी में समोसा खा रहे होते हो, क्योंकि मुंह में जैसे ही खाना अंदर जाता है वैसे ही उसका पाचन चालू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मुंह में खाना जाएगा दांत उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देंगे। इसके बाद जो अगल बगल की सैलिवरी ग्लैंड है उसमें से रिलीज होगा सलाइवा, मतलब थलाइवा नहीं, सलाइवा, लार जिसे बोलते हैं, जिसको आप एक्स्ट्रा मुंह में बन जाए तो थूक देते हो। जी हाँ वही। ये उसी टुकड़े हुए भोजन को पचाना यहीं पे स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसमें 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, लाइसोजन, टाइलिन और म्यूकस। इसमें से जो ये लाइसोजन है इसका काम होता है कि जो भी आपने खाना खाया उसमें से बैक्टीरिया को मार गिराना। सारे नहीं मार पाएगा, बाकी के कौन मारेगा अभी बताएंगे। अभी ये जो टाइलिन होता है जिसमें पी साइलेंट होता है, इसका काम होता है जो भी आपने खाना खाया उससे स्टार्च को अलग कर देना। अलग करना बोले तो उसको पचा देना। तो मुंह में स्टार्च पच जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे एक चीज़ का करेक्शन बताना चाहूँगा। अभी मैंने बताया कि म्यूकस एक एंजाइम है, जबकि ऐसा नहीं है।
म्यूकस के अंदर दूसरे एंजाइम हो सकते हैं, ये बात अलग है। अब अगर इसकी बात चली गई है तो इसका काम होता है कि जो भी मुंह के अंदर आपने खाना चबा लिया उसको इस लायक बनाना ताकि वो उसके नीचे जा सके। अब उसके नीचे क्या मिलेगा, चलो बात करते हैं भाई। उसके नीचे मिलेगा ये ईसोफेगस, जिसे ग्रास नली भी बोलते हैं मेरे जैसे कुछ कम पढ़े लिखे लोग। ये जो है 13 से 15 इंच के आसपास लंबी होती है और इसमें अगर कोई खराबी आ जाए तो आप एंडोस्कोपी कराते हो, जिसमें मुंह के अंदर से एक पाइप डाला जाता है, जिसके बाद कुछ लोग राजपाल यादव जैसे फीडबैक देते हैं कि यहाँ से डाला, यहाँ से निकाल लिया, वटेवर। हाँ, तो इसकी बात अलग है, उस पर अभी डिटेल में नहीं आएंगे। मेन मुद्दा ये है कि मुंह से जब खाना आपने निगला तो वो गले के माध्यम से कहाँ गया, ईसोफेगस में। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे किसी चीज़ को ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है ना हवा से, तो वो चीज़ फ्री गिर जाती है, तो यहाँ फ्री फॉल होता है खाने का। वैसा कुछ नहीं है। जैसे मोबाइल को अभी आप गिराओ तो पट्ट से गिर के टूट जाएगा, तो खाना यहाँ इसे पट्ट से नहीं आता है, ये अपने हिसाब से आता है। करीबन 6 सेकंड तक यहीं वो फंसा रहता है। इसीलिए अगर आप कभी लेट के भी खाना खाओ तो भी आपको कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ईसोफेगस इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। और अगर नहीं कर पाया तब एंडोस्कोपी कराना मांगता है। तो खैर, खाना यहाँ पे इस पाइप के थ्रू जाता है और इस पाइप के थ्रू होते होते वो इस पेट में आता है, जिसे कि उदर भी बोलते हैं। जैसे ही खाना पेट में आएगा सबसे पहले उसमें HCl रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम ये है कि ऊपर मुंह के एंजाइम जितने बैक्टीरिया को नहीं मार पाए तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया मारा जाएगा, और उसके बाद ये जो खाने का मिक्सचर इधर पहुंचा है ये पूरा एसिड इसको अपने साथ मिला लेगा। HCl मिल जाने के बाद यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। जैसे हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड होती है, वैसे ही पेट में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसका काम होता है 2 टाइप के एंजाइम रिलीज करना। सबसे पहले है रेनिन, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता, ये जो बच्चे पैदा हुए हैं 2024 में उनमें पाया जाएगा, बोले तो इन्फेंट में, क्योंकि वो लोग पीते हैं मम्मी का दूध, और उस दूध में एक स्पेशल टाइप का कंपोनेंट होता है कैसिनोजन करके, जिसको कैसीन में बदलना इसी रेनिन का काम होता है। और जैसे ही अपन बड़े होते हैं तो वो वाला दूध हम पीते तो है नहीं, इतना तो सभी जानते हैं। हम लोग खाना खाना चालू करते हैं, पसनी हो चुकी होती है, और भगवान को भी शायद ये बात पता होती है, इस वजह से रेनिन गायब हो जाता है, बचता है पेप्सिन। अभी इस पेप्सिन का काम है खाने से प्रोटीन को अलग करना और उस प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देना। ये प्रोटीन इतने छोटे छोटे पेप्टोन में टूट गया, किसकी वजह से, तो पेप्सिन की वजह से। आप ये क्लियरली बोल सकते हो कि जिस तरीके से भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह में, तो उसमें से जो ये प्रोटीन है इसका पाचन शुरू होता है अपने पेट में, क्योंकि इसी पेट में पाया जाता है पेप्सिन, जो कि इस प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देगा। अभी आप जितना ज़्यादा खाना खाओगे उतना ही ज़्यादा पेट के अंदर HCl बनने लगता है, जिसी वजह से कई बार मुंह से कच्चा खाना बाहर आता है, और कभी कभी गैस की समस्या हो जाती है, जिसे एसिडिटी बोलते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आप पीते हो इनो। काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में, क्योंकि जैसे ही आप इसका मिक्सचर पीते हो तो 6 सेकंड ही तो लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, और अपने पेट में है HCl, और इस इनो में पाया जाता है एंटासिड, बोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कोई जानवर नहीं है जिसका दूध है, ये बात याद रखना। मेन मकसद होता है इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, इसका रिएक्शन कराना एसिड से, क्योंकि एसिड और बेस मिलेंगे तो पानी और नमक बनेगा, जो कि शरीर से वॉशरूम के अंदर बाहर आ जाएगा, बात ख़त्म। और आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी वहीं पे। तो भाई साहब, पेट में पूरे 4 घंटे रहने के बाद खाना अब आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, और जैसे ही वो पेट से बाहर निकलेगा वैसे ही लीवर अपना काम चालू कर देगा। लीवर की डिटेल आपको अगले पार्ट में मिलेगी, लेकिन एक चीज़ इसके बारे में अभी बताना ज़रूरी है। जैसे ही खाना पेट से बाहर आएगा, कहाँ पे पहुँचने के वास्ते, स्मॉल इंटेस्टाइन में, SI में। तो SI में जाने से पहले इसमें
जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज कर देगा, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की एक समस्या होती है कि वो एसिडिक खाना नहीं पचा सकता, जिस वजह से ज़रूरी ये हो जाता है कि उसका एसिडिक इफेक्ट ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए पहली बात तो बाइल जूस अपना काम करेगा, और उसके बाद जैसे ही खाना और आगे जाएगा, ये जो पैनक्रियास है, बोले तो अग्नाशय, इसकी जो ग्लैंड होगी पैनक्रियाटिक ग्लैंड, यहाँ से निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस। ये भी पैनक्रियाटिक जूस बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से खाना थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टीन तक पहुंचने के लायक हो सके मतलब इंटेस्टीन ही निकल रहा है, वैसे इंटेस्टाइन होता है, तो वहाँ तक इससे पहले खाना पहुँचे उसका एसिडिक इफेक्ट ख़त्म करना ज़रूरी है, जिसके लिए 2 टाइप के जूस निकलेंगे। एक बाइल जूस जो कि लीवर से निकलेगा, वैसे ये स्टोर रखा होता है गाल ब्लैडर में, ये कल आपको डिटेल बता देंगे। इसके अलावा पैनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस, जो कि इसको और मॉडिफाई कर देगा। वैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, यहीं से उनको दिक्कत होना चालू हो जाती है, क्योंकि इनकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है, जिस वजह से ये ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित नहीं कर पाते। फिलहाल इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अभी के लिए ये समझो कि खाना पेट से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है, जिसके पहले ये 2 जूस उसमें रिलीज़ हो चुके हैं। तो यहाँ तक आते आते बाइल जूस भी रिलीज़ हो चुका है लीवर से, और इस पैनक्रियास से जो ग्लैंड है मतलब पैनक्रियाटिक ग्लैंड, वहाँ से भी ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ हो चुका है। अब खाना सीधे कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे पहले अपने खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचाएं, आपको ये बता दें कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिप्सिन के बारे में। हमने इससे पहले देखा था कि पेट में जो पेप्सिन था उसने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया था। अभी ये जो पेप्टोन है ये पेप्टाइड में टूट जाएगा ट्रिप्सिन की वजह से। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना, और ट्रिप्सिन का पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ना। तो अभी जो प्रोटीन था वो पेप्टोन में पहले टूटा, उसके बाद आँत तक आते आते वो पेप्टाइड में टूट चुका है। इसके बाद अमाइलेज की बात करते हैं। तो जो अमाइलेज है वो खाने से कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लेगा, और जो लाइपेज है वो खाने में से फैट को अलग कर लेगा। अब ये तीनों चीज़ें तभी हो पाएंगी जब पैनक्रियाटिक ग्लैंड से जूस सही से निकलेगा, और अगर इस चीज़ की समस्या है तो खाना कभी पच ही नहीं सकता, गारंटीड है। तो इस वक्त तक अभी अपने खाने के पास क्या है स्मॉल इंटेस्टीन में? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और पेप्टाइड है। तो इन तीनों के समावेश वाला जो अपना खाना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे पूरे में घूमता रहता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये करीब 7 मीटर के आसपास लंबी होती है। तो कहने को ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन पूरा का पूरा खाना यहीं पे पच जाता है। इसके बाद इसमें पचने लायक कुछ बचता ही नहीं है। सिर्फ एक ही काम बचता है कि ये अंतिम हिस्से में जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के, और वहाँ पे जाके न्यूट्रिएंट इससे अलग होना चालू हो जाएं, और अलग होने के बाद वो न्यूट्रिएंट खून में भी मिल जाएं। अगर आप 7 मीटर को फीट में कन्वर्ट करो तो 22 फीट के आसपास आएगा, इतनी लंबी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब इसमें से खाना होते होते कहाँ पहुँच जाएगा? इसके अंतिम हिस्से में, इधर। इस अंतिम हिस्से को इलियम कहा जाता है। इसी इलियम में कार्बोहाइड्रेट, फैट और पेप्टाइड ये अभी टूटेंगे। सबसे पहले ये जो पेप्टाइड है ये अमीनो एसिड में टूटेगा जाके, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में टूटेगा, अब ये जो फैट है ये फैटी एसिड में टूटेगा। और ये सब काम करेगा कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम पाए जाते हैं ना, वो सब कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे यहाँ पे, ये नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। तो जिन तीनों चीज़ों की अपने को ज़रूरत थी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, वो अपने को मिल चुके हैं, और ये सीधे सीधे जाके खून में मिल जाने चाहिए। अब ये काम कौन करेगा? चलिए देखते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम हिस्सा होता है जिसे कि इलियम कहते हैं, उसको अगर आप जूम करके देखोगे तो ये जो उंगली जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं ना, ये आपको दिखेंगे। इसको बोलते हैं विली या विलाई, जो भी आप बोलना चाहो।
इसको भी जूम करके देखोगे तो इसमें ये ब्लड वेजल्स मिलेंगी, मतलब नसें आप समझ सकते हो सिंपल, या फिर धमनियाँ। इनका काम ये होगा कि अभी तक जो भी हमें अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड मिल चुके हैं उनको खून में मिला देना, ये काम यहीं पे होता है विली में। इसके बाद ये जो नस है या धमनी आप कह लो, ये खून को बाकी अंगों तक पहुंचा देगी। कौन से खून को? जिसमें ये तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। तो ये तीनों चीज़ें खून में मिलने का काम कहाँ शुरू होता है? इसी विली में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो पूरा का पूरा भोजन अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में पच चुका है, लेकिन एक समस्या अभी भी है, उसमें से पानी अलग नहीं हुआ है। वैसे आपको ये बता दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कोई भी एंजाइम को मिनरल या विटामिन को पचाने का काम नहीं करना पड़ता, ये कभी टूटते नहीं हैं, ये सीधे सीधे खून में अपने आप ही मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो भी बचा हुआ भोजन है जिसमें से जो भी तीनों चीज़ें अपने को चाहिए, कौन कौन सी, ये रट लो ध्यान से। अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड, ये अलग हो चुका है, लेकिन अभी भी पानी अलग नहीं हुआ है। और ये कहाँ पे जाके अलग होगा? इस लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका नाम लार्ज इस वजह से क्योंकि ये साइज़ में बड़ा है, लंबाई में नहीं। लंबाई में लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, सॉरी स्मॉल। तो ये जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेंगी? उसमें से पानी को अलग कर देंगी और बाकी को कुछ इस तरीके से रेक्टम में जाके फंसा देंगी। इस चीज़ को रेक्टम बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानते हो, जी हाँ बिल्कुल, ये वही चीज़ें हैं जिनको खुले में फैलाने से सरकार भी रोक रही है। आप समझे? ये सब चीज़ें आपके रेक्टम में जाके फंसी रहती हैं, और रेक्टम जब हद से ज़्यादा इनको झेल लेता है तो दिमाग को सिग्नल भेजता है, जिसके बाद आपको सुलभ शौचालय की याद आती है, और वहाँ जाके इस गुदा के माध्यम से आप इसको खाली करके चले आते हो। अगर ये नहीं खाली हुई तो कितनी ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं, गैस बनना, सरदर्द, ये सब चालू हो सकता है, जिसे कब्ज बोलते हैं। और कब्ज को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाएं फेमस हैं ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो। तो यार 20 मिनट के आसपास हो चुके हैं और पूरी बात हम कर चुके हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठने से लेकर सुलभ शौचालय तक जाने तक, ठीक। और जो कुछ भी फैक्ट छूट चुके हैं, जिनमें से सबसे जो मोस्ट अवेटेड होगा आपके लिए वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एंजाइम, साथ में कुछ बेसिक टर्म्स जो हो सकता है दूसरे स्टेट पीसीएस में फंसे हैं। यूपी पीसीएस इन सब से नहीं खेलने वाला, वो आजकल बहुत डीप पूछ रहा है। तो अगली बकैती करेंगे अगले पार्ट में। फ़िलहाल हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनमें से पहला है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ सकता है। तो पहली बात तो प्रोटीन अमीनो एसिड में डायरेक्ट टूटता ही नहीं है। सबसे पहले मिलेगा पेप्सिन जो कि इसको पेप्टोन में तोड़ेगा। उसके बाद मिलेगा ट्रिप्सिन जो कि पेप्टाइड में तोड़ेगा। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो पेप्टाइड है ये सीधे सीधे अमीनो एसिड बनेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई एंजाइम हमने बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पे आयोग ने माना था कि ये जो पेप्सिन है यही तोड़ देगा, क्योंकि अंत में प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिला और प्रोटीन से पेप्टोन में तोड़ने की शुरुआत पेप्सिन ने ही करी थी। तो इस हिसाब से भी आयोग खेल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। 811 बात करते हैं कि डाइजेशन का ज़्यादातर प्रोसेस, मतलब खाना खा लिया, डाइनिंग टेबल से उठ गए, इसके बाद खाना सबसे ज़्यादा रहेगा तो पेट में, लेकिन सारा का सारा पचेगा कहाँ पे? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे ये जो एंजाइम की हम बात कर रहे हैं ना, ये हैं क्या? तो प्रोटीन होते हैं ये। तो प्रोटीन को पचाने के लिए भी एंजाइम चाहिए जो कि खुद प्रोटीन है। मतलब देख रहे हो, प्रोटीन खुद प्रोटीन को पचा रहा है, मतलब लोहा लोहे को काट रहा है, उस टाइप का हिसाब है। सी। इसके बाद कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों ही हैं। दोनों की वर्किंग आपको समझा चुके हैं, सी होगा क्योंकि ट्रिप्सिन है। 817 बात करें, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में।
कल पूरी डिटेल इसकी आपको मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ आपको इसमें समझ में आया होगा, जो कि आपको स्कूल में नहीं आ सका था। आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन नहीं आया था उस टाइम पे, और आज के बाद से आ जाएगा, ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा।